तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी जो जुड़ने वाले हैं उनका भी रविवार का दिन है और आराम फरमा रहे होंगे आप लोग। कुछ लोग कामकाज के लिए बाहर भी निकले होंगे, लेकिन इन सब के बीच खबरें बहुत महत्वपूर्ण आ रही हैं जो आप तक पहुंचाना जरूरी है, जिसमें ईरान से खबर भी है, खबर इधर हिंदुस्तान से भी है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश आज काफी चर्चा में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष अजय राय नजरबंद किए जा चुके हैं। और नजरबंद इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगले महीने की 25 फरवरी तक, यानी 25 तारीख तक अगले महीने की, तब तक कांग्रेस पार्टी मनरेगा के समर्थन में पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है और उसकी शुरुआत 2 दिन पहले हो चुकी है। और उसमें आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो निर्णय लिया था कि प्रदेश भर में हम आंदोलन को थोड़ा और मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ आज यहां धरना प्रदर्शन भी होगा और भूख हड़ताल भी करेंगे। इस भूख हड़ताल से पहले ही अजय राय को नजरबंद कर लिया गया है और कल 12 तारीख है, कल प्रियंका गांधी का जन्मदिन है और उसके लिए भी तैयारियां जोरों से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही थी, जिसको भी रोकने की कोशिश हो रही है। और उत्तर प्रदेश में ही एसआईआर पर भी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और अब उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो चाहती है कि हर बूथ से 200-200 लोगों को जोड़ा जाए, ताकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज हो पाए। उसे लगता है, यानी भाजपा को लगता है कि हमारे ही वोटर्स काट दिए गए तो थे कुछ और करने और कुछ और करके आ गए, यानी अपने फायदे के लिए गए थे और नुकसान करा के आ गए। ये यहां पर साफ साफ लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जिक्र हम कर रहे हैं तो वहां पे एक और बवाल मचा हुआ है पिछले 2-3 दिनों से। उसमें सबसे बड़ी घटना, एक दलित लड़की का अपहरण किया जाता है और उसे बचाने के लिए जब उसकी मां आगे आती है तो उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद वो लड़की, 21 साल की लड़की जो है वो कल मिल जाती है, कल उसे ले लिया जाता है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो लेकर आती है। लेकिन इसके साथ साथ वहां पर एक दूसरे ढंग का माहौल, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल जो जन नेता हैं वो वहां जाने, उनके उस परिवार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाता है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे आगे है। कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी रोक दिया गया। तो बहुत सारे घटनाक्रमों के बीच जब ईरान की बात, जहां से शुरुआत हमने की थी, ईरान आते हैं तो ईरान में भी वहां तहलका मचा हुआ है। पिछले महीने की 25 तारीख से, यानी दिसंबर आखिरी सप्ताह से वहां बवाल मचा हुआ है और अयतुल्ला अली खामनेई जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं, उनके खिलाफ सड़कों पे लोग हैं और कहा जा रहा है, माना जा रहा है और बहुत सारे साक्ष्य भी हैं, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इसमें पूरा का पूरा अमेरिका का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो खामनेई का दौर है ये खत्म हो और वहां पर प्रिंस रजा पहलवी, जो पहले भी शाह के बेटे रजा पहलवी राजकुमार जिसको कहते हैं, वो जो निर्वासित हैं और 1987 से अमेरिका में रह रहे हैं, वो आना चाहते हैं फिर से और सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, यानी शाह का फिर से वहां पर सत्ता हासिल हो जाए, शाह सत्ता पर आ जाए, काबिज हो जाए, ये वहां कहा जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि वहां ईडी प्रकरण, ईडी का मामला बहुत आगे तक जा चुका है, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी गए थे आईपैक के दफ्तर में और वहां उसके बाद कैविएट दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी जो सीएम है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने, और अभी ईडी मूव करने वाला है, यानी ईडी भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाली है अपनी याचिका। लेकिन ईडी ने अभी तक, आज इस वक्त जब यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो आधिकारिक तौर पर मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि ईडी ने किसी भी ढंग की याचिका नहीं दाखिल की है। लेकिन चलेंगे वहां भी, और यानी पश्चिम बंगाल भी, और पश्चिम बंगाल से भी बहुत सारी खबरें हैं, खबरें उत्तर प्रदेश से, खबरें दिल्ली से भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो बताना बहुत जरूरी है। इन सब के बीच प्राइम मिनिस्टर हमारे साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वो पहुंच चुके हैं सोमनाथ और कल से भजन कीर्तन में लगे हुए हैं और आज भी बहुत सारी तस्वीरें, अगर आप दीवारों पे टंगे हुए बड़े बड़े टेलीविजन सेट्स को अगर, और वहां चैनल जो हैं उसको अगर आप पलटेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा, कभी ढोल बजाते हुए, कभी पूजन अर्चन करते हुए, तो कभी कुछ और करते हुए, कभी भजन कीर्तन करते हुए। ये तस्वीरें कल से देख रहे होंगे। आज इन तस्वीरों का लुत्फ अगर उठाना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम को छोड़कर आप वहां जा सकते हैं, वरना यहां बहुत महत्वपूर्ण बातें हम करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री की चर्चा करना यहां ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई
कोई मतलब नहीं है जो काम वो कर रहे हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, न कि वो दिखावा होनी चाहिए। पूजा पाठ आपकी श्रद्धा होती है और वो आप अपने हिसाब से करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, जिन मंदिरों में लिखा रहता है कि यहां पर कैमरे का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, वहां एक नहीं दसियों कैमरे लगाकर अगर आप पूजा करते हैं तो ये प्रधानमंत्री साहब ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। लेकिन आते हैं हम ईरान में चल क्या रहा है इकरार? नहीं, बिल्कुल माफी चाहूंगा अविनाश। नहीं, ईरान का जो मुद्दा है, क्योंकि आज 15वां दिन चल रहा है। 28 तारीख को ईरान में जो तेहरान के कुछ व्यापारी हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया था रियाल की घटती कीमत को लेकर कि ये रियाल जो मुद्रा है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा था और महंगाई भी बढ़ गई थी, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो रही थी, तो उसको लेकर एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो फिर वो इजराइल और अमेरिका का है। 28 तारीख को ये प्रदर्शन स्टार्ट होता है और 29 तारीख को नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका पहुंचते हैं और उसके बाद खबर आती है कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी भी दे दी है। और उसके बाद आप देखिएगा जो एक छोटा सा प्रदर्शन होता है वो पूरा देशव्यापी प्रदर्शन में बदल जाता है। और जिस तरीके का हिंसात्मक ये प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि आमतौर पर ईरान में ऐसा नहीं कि ईरान में पहले प्रदर्शन नहीं हुए, पहले भी काफ़ी प्रदर्शन हुए, सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए, लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन है और जो नारे लगाए जा रहे हैं, संभवतः पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी प्रदर्शन नहीं है जहां राजशाही को वापस बुलाने के नारे लगाए जा रहे हों। आमतौर पर लोग लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन करते हैं, चाहे आप यहीं देख लीजिए, श्रीलंका का प्रदर्शन हो या बांग्लादेश में हो या फिर हम नेपाल को देख लें, यहाँ कोई भी प्रदर्शन राजशाही की वापसी के लिए नहीं हुआ है। लेकिन ईरान में क्योंकि राजशाही अमेरिका वापस लेके आना चाहता है, क्योंकि जो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं रेजा पहलवी, वो इस समय निर्वासित जीवन जी रहे हैं अमेरिका में, तो अमेरिका चाहता है कि जिस तरीके से वेनेजुएला के जो पेट्रोल पर उसने अब कब्जा कर लिया है, उसी तरीके से ईरान के पेट्रोल पर भी उसका कब्जा हो जाए, क्योंकि ना तो वेनेजुएला को पेट्रोल बेचने दे रहा था अमेरिका और ना ही ईरान को बेचने दे रहा है। और इस समय जो प्रदर्शन चल रहे हैं, खामनेई साफ बोल चुके हैं कि हम अमेरिका की धमकियों से बिल्कुल नहीं दबेंगे, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं। उनकी जो मांगे हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, बोले रियल की जो अवमूल्यन लगातार तेजी से नीचे गिर रहा है उस चीज़ को भी स्वीकार कर रहे हैं, बोले हम हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो दंगाई हैं उनसे हम कोई बात नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और क्योंकि जो प्रदर्शन के पीछे साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल, जिस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं कि हम ईरान पर हमला करने को तैयार हैं, तो साफ दिख रहा है ट्रंप की जो रणनीति है सीधी सीधी बिजनेस वाली रणनीति है कि किसी तरीके से जो ईरान है उनके तेल के कुओं पर कब्जा किया जाए, और उसी के चलते इस तरीके से जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके का अब ट्रंप का बयान आया है और खामनेई का जो पलटवार आया है, तो संभावना तो इसी बात की दिख रही है कि एक सप्ताह के अंदर ही अंदर एक नई जंग शुरू हो सकती है। एक सप्ताह के अंदर एक नई जंग हम हो सकता है कि देखें ईरान और अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच, क्योंकि ईरान और इजराइल अगर लड़ाई कर रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं, तो ये मान लीजिए कि अघोषित तौर पर ईरान के सामने अमेरिका है, न कि इजराइल। और इजराइल को भी चाहिए यहां कि किसी भी ढंग से वो युद्ध में बना रहे ताकि बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता बरकरार रहे, और दूसरी तरफ अमेरिका में जो वहां के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो धीरे धीरे काफी अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, उनको भी अभी मध्यावधि चुनाव झेलना होगा और उसमें उनकी पार्टी की हार निश्चित है, यह भी माना जा रहा है। इससे पहले वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, उन जगहों पर स्थापित करना चाहते हैं जिन जगहों पर कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल्स की प्रचुर मात्रा है, जिसमें रूस है, जिसमें वेनेजुएला पे वो कब्जा कर चुके हैं, और ईरान उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये सब बातें भले ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स दोनों की बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ता हुआ दिखाई देता है, पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसकी चर्चा यहां जरूरी है दोस्तों। और इन सब के बीच अगर ईरान से इतर, और ईरान में जैसा कह रहे हैं हमारे साथी कि यहां हो सकता है कि अगले 2-4 दिनों में, हो सकता है सप्ताह भर के अंदर, एक युद्ध की कगार पर हम ईरान को जाते हुए देखेंगे, लेकिन ईरान गृह युद्ध की कगार पर ऑलरेडी है, वहां ऑलरेडी गृह युद्ध
को कहे कि ये चल रहा है, ये इस ढंग का की तैयारियां उस ढंग से हो रही हैं कि अगर इंटरनली भी आपके लोग आपसे नाराज हों और उस समय अगर बाहर से वार किया जाए तो इसका असर ज्यादा पड़ेगा। और इस रणनीति पे यानी चौतरफा रणनीति के साथ डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू दोनों दिखाई देते हैं और यह साफ साफ ईरान के लिए कहा जा सकता है। लेकिन जो भी है, कहीं भी अगर स्थिति युद्ध की तरफ जाती है तो वो ठीक नहीं है। हम युद्ध की कहीं से भी किसी भी ढंग से युद्ध का समर्थन नहीं करते और ये बेहतर है कि शांति स्थापित हो। युद्ध की जगह शांति, और शांति की स्थापना के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसीलिए स्थापना की गई थी ताकि दुनिया में शांति कायम रहे। लेकिन एक बार फिर जिस यूनाइटेड नेशन का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, और उसी संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति आज पूरी दुनिया को, जो नोबेल पुरस्कार शांति का लेना चाहते थे, वही आज पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त और युद्धग्रस्त करने की कोशिश में दिखाई देते हैं। ये कहा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके की डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, चाहे वेनेजुएला पर हमला हो, चाहे वो जिस तरीके से डेनमार्क को धमका रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमको सौंप दो, या जिस तरीके से वो लगातार ईरान में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान के साथ में अमेरिका 6 महीने पहले एक जंग में उलझ भी चुका है। ईरान ने तुरंत पलटवार भी किया था, लेकिन क्योंकि जो कोशिश चल रही थी अमेरिका की उस दौरान भी कि हमले के दौरान जो जंग चल रही थी कि खामनेई के खिलाफ में बगावत हो जाए, लेकिन पूरा ईरान जब खामनेई के समर्थन में एकजुट हो गया तो फिर अमेरिका को समझ में आ गया था कि भाई यहाँ अब कुछ होने वाला नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले भी जब ये ईरान में जिस तरीके की विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तो CIA की एक रिपोर्ट भी आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन जरूर देशव्यापी हो रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है वो कुछ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इन विरोध प्रदर्शनों का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ खामनेई की लोकप्रियता बनी हुई है और ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। जो उम्मीद है कि तख्ता पलट हो जाएगा, बोले अमेरिका को हार भी मिल सकती है। और इसी के चलते अब तक, क्योंकि आज 15वां दिन हो चुका है प्रदर्शन को लेकर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो धमकी दे रहे थे कि भाई आप अगर सख्ती करेंगे प्रदर्शन पर तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो तमाम अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट ही है कि 250 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ट्रंप आज भी सिर्फ और सिर्फ धमकियाँ ही दे रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। अमेरिका की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अमेरिका को भी इस चीज़ का एहसास है और इजराइल को भी एहसास है कि ईरान की जो सैन्य ताकत है वो ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला के पास कोई जो हथियार थे वो सोवियत युग के थे। पिछले 20-30 साल से वेनेजुएला ने कोई बहुत नए हथियार नहीं खरीदे थे, तो इसीलिए अमेरिका के लिए वेनेजुएला पर हमला कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन ईरान के पास में जो हथियार हैं और ख़ासतौर पर उसकी जो मिसाइल क्षमता है, उसका परिचय तो 6 महीने पहले ही इजराइल को मिल चुका है कि जब अमेरिका के जो लेटेस्ट डिफेंस जो हथियार हैं वो ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में कोशिश यही होगी अमेरिका की तरफ से कि एक बड़ा हमला किया जाए, लेकिन अगर वो हमला सक्सेस नहीं हुआ तो फिर जो नुकसान होना है इजराइल का, उसकी भी टेंशन बनी हुई है। और इसीलिए इस बार हमला करने से पहले इजराइल जो ईरान है, ईरान के अंदर जनता की बगावत करवाई गई है ताकि जो ईरान की ताकत है वो 2 हिस्सों में बंट जाए। एक तरफ तो सबसे पहले आपको बगावत से निपटना है और दूसरा ये है कि आपको जंग की तैयारी भी करनी है। तो ईरान को जंग की तैयारी करने से रोकने के लिए ही इस तरीके के जो प्रदर्शन ये जो चल रहे हैं और जिस तरीके से उन प्रदर्शनों को हवा दी जा रही है। तमाम 6 महीने पहले जंग जो हुई थी उसमें सीज़फायर तो भले ही हो गया था, लेकिन ईरान पर हमले लगातार जारी थे, ईरान की आर्थिक घेराबंदी भी जारी थी। तभी से लग रहा था कि जो अमेरिका और इजराइल है वो नई जंग की तैयारी कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि ईरान को उसकी तैयारी नहीं करनी दी जाए। लेकिन ईरान को जो सपोर्ट मिला चाइना से या रूस से, उसके बाद ये साफ हो गया था और ईरान में भी इस चीज़ को लेकर कहा जा रहा था कि जंग तो होनी है, कब होगी बस खाली ये तय होना है। और अब ये दिखाई दे रहा है जिस तरीके के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से अमेरिका और ईरान की जो इजराइल की तरफ से बयान आ रहे हैं, उसमें जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं कि अब जंग ज़्यादा दूर नहीं बची है और अगर जंग होगी तो ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। ये अमेरिका को भी इस चीज़ का एहसास है और इसीलिए आपने देखा कि वेनेजुएला में इस तरीके के कोई प्रदर्शन नहीं हुए थे। अमेरिका ने अचानक हमला किया और मादुरो को उठा लिया, लेकिन खामनेई के लिए तो अमेरिका के लिए कि खामनेई हैं कहाँ पर यही नहीं पता कर पा रहे थे। वो पूरे 12 दिन की जंग में खामनेई का उन्हें कुछ अता पता नहीं चल रहा था और अभी भी अमेरिका के पास में खामनेई की कोई भी लोकेशन नहीं है।
मादुरे तो लगातार मीडिया के यहाँ सामने आकर बयान दे रहे थे। ट्रंप से उन्होंने जो हमला हुआ है वेनेजुएला पर, उससे 2 दिन पहले ट्रंप से उन्होंने फ़ोन पर भी बातचीत की थी। लेकिन खामनेई तक पहुंचना आसान नहीं है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए भी। इसीलिए जो CIA की रिपोर्ट का भी हमने जिक्र किया है, वो रिपोर्ट जो बता रही है वो साफ है कि अमेरिका और इजराइल अभी भी कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं ईरान में, ये और ज़्यादा भड़कें और इसी प्रदर्शन के सहारे ही अगर खामनेई सत्ता छोड़ जाए। और जिस तरीके के पश्चिमी मीडिया में तमाम आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं कि भाई खामनेई अपने सहयोगियों के साथ लेकर रूस भागने की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो इस तरीके के तमाम आर्टिकल, हर तरीके का दबाव बनाया जा रहा है ताकि जो ईरान के प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन और तेज हो। बिल्कुल, अभी कल हमने देखा भी ट्रूथ सोशल पे इन्होंने लिखा भी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान में जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन तेज करो, और उधर प्रिंस रजा पहलवी ने भी अपना वो पैगाम मैसेज सोशल मीडिया के जरिए भिजवाया ईरान में, तेहरान में और दूसरे शहरों में कि दूसरे शहरों पर भी कब्जा करो की बात रजा पहलवी ने कही है। लेकिन ईरान एक जंग के मुहाने पे है और ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये अच्छा नहीं है, युद्ध कभी भी सही नहीं होता है और इस बात की हम सिफारिश कतई नहीं करेंगे कि कहीं युद्ध हो। लेकिन इतना जरूर है कि जिस जंग के मुहाने पर ईरान पहुंच चुका है उसमें नेतन्याहू और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों का बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। ट्रंप चाहते हैं कि इंटरनल गृह युद्ध जो है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़े, बहुत तेज हो जाए गृह युद्ध, ताकि युद्ध की स्थिति न उत्पन्न हो। लेकिन यहां यह भी दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी कर रहे हैं, चारों तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है। नाटो कंट्रीज में सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटेन में इनके कई सारे विमान उतारे गए। ब्रिटेन के अलावा इराक में जो अमेरिकन बेस है वहां उतारे गए और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी अमेरिका अपने विमानों को उतारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ यहां पर बहुत बुरी हालत हो गई है क्योंकि अमेरिका चाइना के खिलाफ है और पाकिस्तान में A to Z जितनी भी चीजें हैं मैक्सिमम, खासकर डिफेंस की चीजें, वो चाइना की हैं और चाइना सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो पाकिस्तान तहस नहस हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान के पास डू और डाई वाली स्थिति है, क्या करें क्या ना करें, हम अमेरिका की मदद करें या हम चाइना के साथ जाएं। क्योंकि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो यहां पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि वो किसके साथ रहेगा, वो अमेरिका के साथ रहेगा या वो चीन के साथ रहेगा। वो चीन के साथ रहता है तो उसे ईरान का साथ देना होगा और ऐसे में अमेरिका के युद्धपोतों को, युद्धक विमानों को अपने यहां उतारने देने से मना करना होगा। लेकिन इतनी हिम्मत क्या शहबाज शरीफ उठाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल होता है। तो यहां एक युद्ध की स्थिति में, युद्ध की कगार पर ईरान पहुंचा हुआ है और ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाबहार है और उस पोर्ट से बहुत कुछ हम यहां आयात करते हैं अपने देश में। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, जो समुद्री रास्ते हैं वहां से भी हमारे लिए बहुत कुछ है, जहां से हमारे ऊपर यानी देश हिंदुस्तान के ऊपर आर्थिक रूप से भार, बोझ बढ़ते हुए हम देखेंगे। तो ईरान कहीं ना कहीं अशांत है इस वक्त और ईरान में जो गृह युद्ध चल रहे हैं, जो युद्ध की स्थिति वहां निर्मित की गई है, उसमें कहीं ना कहीं वहां अमेरिका का हाथ है पूर्ण रूप से कहा जाए और अघोषित तौर पे अमेरिका है, लेकिन घोषित तौर पर बेन्यामिन नेतन्याहू वहां पर सीधे सीधे हमला बोलने की तैयारी में है। ये है और इन सब के बीच पूरा का पूरा पूरी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उस पर प्रभाव पड़ते हुए हम देखेंगे। आने वाले समय में इस पे खूब चर्चा करने का मौका आएगा ऐसा लगता है। लेकिन इससे इतर ईरान में और क्या कुछ हो सकता है, जरा एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद हम आते हैं हिंदुस्तान में जो चल रहा है। और हिंदुस्तान में कल चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने, सीधे ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने। उस चिट्ठी में क्या कुछ है वो भी हम बताएंगे और उस चिट्ठी के बाद क्या प्रतिक्रिया आई है ज्ञानेश कुमार के दफ्तर से, उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी चुनाव आयोग में जो कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और ममता बनाम ईडी यानी ममता बनर्जी बनाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में कौन आगे है कौन पीछे है, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझाइए कि ईरान में अगर युद्ध होता है तो फिर यहां पर कौन कौन से देश आ सकते हैं उस युद्ध में, ईरान के साथ कौन कौन से देश अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ जा सकते हैं? नहीं, जैसे पिछली बार जो जंग हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, जो जंग हुई थी उसमें नाटो ने पल्ला झाड़ लिया था। सिर्फ अमेरिका ही एक तरीके से इजराइल के साथ मतलब जो जंग लड़ रहा था, बाकी का जो पूरा यूरोप है उसने मना कर दिया था कि भाई इस जंग में हम हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ तक कि जो यूरोप से जो हथियार इजराइल खरीदता था, यूरोप ने वो हथियार देना बंद कर दिए थे।
और जहाँ यदि इजराइल कहीं और से भी यदि हथियार ले रहा था तो यूरोप में उन जहाज़ों को रुकने के लिए एंट्री नहीं दी जा रही थी। साफ कह दिया गया था कि इजराइल को जो भी देश हथियार देगा और जिस जहाज़ में वो हथियार जा रहे होंगे वो हमारे पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इस बार भी वही दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन संभवतः इस जंग में, क्योंकि यदि अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होगी तो फिर ब्रिटेन उसके अमेरिका के साथ में ही लड़ेगा, लेकिन बाकी का जो यूरोप है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो या इटली हो, बाकी के जो तमाम देश हैं वो इजराइल से और जो अमेरिका की जो ईरान के साथ में जंग होनी है, ये संभवतः ये तो मान के चलिएगा कि वो जंग होनी ही होनी है, तो उसमें जो यूरोप है उसकी मदद नाटो को नहीं मिलेगी। और वैसे भी ट्रंप जिस तरीके से नाटो को कमज़ोर कर रहे हैं और ये उनके लगातार जो हमले हो रहे हैं खासतौर पर फ्रांस और जर्मनी को लेकर, उससे एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि नाटो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बिखर चुका है। और इस जंग में जो यूरोप है, यूरोप खुलकर हिस्सा नहीं लेगा। यदि इनडायरेक्टली बात की जाए तो उसका सपोर्ट ईरान को ही मिल सकता है। दूसरी तरफ जो ईरान का समर्थन है, ईरान का समर्थन खुलकर संभवतः इस बार भी चीन और रूस की तरफ से उतना नहीं हो पाए, क्योंकि रूस तो इस समय खुद ही एक जंग में उलझा हुआ है। यूक्रेन के साथ में उसकी जो जंग चल रही है, जब तक वहाँ सीज फायर नहीं होता है तब तक रूस के लिए उतनी तरह खुलकर मदद करने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी कम रहेगी। और चीन के बारे में तो वैसे भी चीन हथियार का सपोर्ट तो करेगा और इसके आगे वो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट वहाँ नहीं करेगा। और क्योंकि हथियार भी वो देता है तो बदले में ईरान से तेल ले लेता है, तो जो चीन की नीति है वो पूरी तरीके से शुद्ध व्यापारिक नीति है। तो अब ईरान को ही इस चीज़ पर एक तरीके से जो लड़ाई लड़नी है और उसकी तैयारी भी शुरुआत से ही कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि लड़ाकू विमान उसके पास उतने मॉडर्न नहीं है, इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत जो लगाई है वो लगाई है मिसाइल सिस्टमों के ऊपर। नई नई मिसाइलें उसने तैयार की हैं और इस बार उसके पास जो मिसाइलों का जखीरा है वो भी पहले की तुलना में ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उन मिसाइलों की क्षमता भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने जो अभी नई जो मिसाइल बनाई है वो उसकी जो उसका टारगेट है वो अमेरिका, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप का आवास है वहाँ तक वो मार कर सकता है। लेकिन अब कितनी मिसाइलें ईरान ने बना ली हैं इसको लेकर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी घबराए हुए हैं कि ईरान पर सीधा डायरेक्ट हमला किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन ये तय है जंग होगी तो इस बार वो 12 दिन तक की जो जंग चली थी उसकी तुलना में ये जंग बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि पहले ही दिन एक साथ हम कम से कम 2000 मिसाइलें इजराइल पर दागने की ताकत रखते हैं और पहले दिन हम ये करके भी दिखाएंगे। जबकि पिछली जो जंग हुई थी उसमें ईरान ने पूरे 12 दिन में 500 से 700 मिसाइलें दागी थी। मतलब यहाँ साफ है, देखिए एक बात बहुत समझने की जरूरत है, ईरान अगर युद्ध की कगार पे है और अगर ईरान इस जंग में अब कूदता है तो अघोषित तौर पे यहाँ ईरान का साथ देते हुए नजर आएंगे दो देश और भी, जिसमें एक देश है रूस और दूसरा देश है चाइना, चीन। रूस और चीन दोनों अगर साथ मिलकर यहाँ ईरान की मदद करते हुए नजर आएंगे तो आप समझ लीजिए कि दुनिया जो है वो एक दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे दुनिया को, जिसमें नाटो, अमेरिका ये सब एक साथ होंगे और रूस, चाइना और रूस और चीन के साथ एक युद्ध की स्थिति निर्मित होगी, जिसमें जापान हो सकता है कि इस खेमे में रहे या उस खेमे में भी जा सकता है। जापान को लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन युद्ध के हालात अगर बनते हैं तो ऐसे बन सकते हैं जिसमें रूस, चीन और ईरान एक साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए। और ईरान और अमेरिका अगर साथ में आता है तो पहले से ही हमने देख लिया कि नाटो भी अमेरिका का साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अमेरिका भी उसका हिस्सा है इसलिए नजर आएगा। और अमेरिका ऑलरेडी ब्रिटेन में अपनी युद्धक विमानों को उतार चुका है, तैयारियां पहले से हो रही हैं। तो यहां ईरान की हम बात कर रहे हैं तो आप ये एक घबराने वाली बात है। मैं जरूर कहूंगा, बार बार कहूंगा कि युद्ध के हालात ना बने तो बेहतर है, लेकिन ईरान अपनी तैयारियां अपने हिसाब से कर रहा है और ईरान को थोड़ा सा और कमजोर करने के लिए वहां अमेरिकी ताकत जो है वो इंटरनली लगी हुई है और वहां गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। ईरान के सूरत हाल और भी नजदीक से वहां के हमारे साथी बताएंगे, हम उनसे जोड़ेंगे उनको और आप तक वहां ईरान में क्या कुछ चल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो हम
आप तक जल्दी पहुंचाएंगे। वहां ये भी बता दूं कि 7 तारीख से अभी तक इंटरनेट की सुविधाएं, टेलीफोन की सुविधाएं कई शहरों में काटी हुई हैं, यानी इंटरनेट और टेलीफोन की कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए हम तक बहुत सारी खबरें, बहुत सारे विजुअल्स और बहुत कुछ जो वहां से जोड़कर हमारे जो साथी हैं वो आप तक उनको न जोड़ पा रहे हैं हम, और न ही आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन ईरान में जो चल रहा है, जो सूरत हाल है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ईरान से इधर जरा इधर आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं। तो हिंदुस्तान में दो प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण। एक प्रदेश पश्चिम बंगाल, जहां पे ऑलरेडी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन चुनाव की वहां गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरा राज्य है जहां अगले साल चुनाव है, यानी 2027 में, देश का सबसे बड़ा राज्य, बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा सीटों वाला सूबा, और वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी वहां मनरेगा के पक्ष में जो प्रदर्शन करने वाली थी, वहां पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, यानी अजय राय, उनको नजरबंद कर लिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मसले पे, जरा पहले उनको सुन लेते हैं अजय राय को, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथी अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं, और आप तमाम साथियों एक बार फिर जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सुनिए जरा अजय राय को। वापस दो मनरेगा कानून, वापस दो। नहीं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर जो आज ये हमारे कार्यकर्ता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं। ये मनरेगा कानून को खत्म किया इस सरकार ने, आज उसके पूरी तरीके से विरोध में हमारी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बैठा है। और हम महात्मा गांधी के नाम को जो खत्म करना चाहते हैं, इस कानून को खत्म करना चाहते हैं। तो सुन रहे थे आप अजय राय, यहां पूरा चंदन लपेटे हुए अपने सिर में, लेकिन यहां अजय राय जो हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ मजबूत रहना चाहती है, खुद को मजबूत करना चाहती है मनरेगा के मसले पे, और मनरेगा को वापस लाओ, एक आंदोलन के रूप में मनरेगा को यहां स्थापित करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी। और इसी उत्तर प्रदेश में दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया में जो कुछ हो रहा है और कहा जा रहा है, वहां मजेदार है अविनाश की, उत्तर प्रदेश में एसआईआर ऐसा है जिसको पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहा है कि यह गड़बड़ है। इसमें पक्ष कहता है कि हमारे वोटर काट दिए गए, और विपक्ष कहता है कि हमारे वोटर काट दिए गए। पक्ष यानी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही है कि 200 वोटर्स हर जगह पे, हर बूथ पे 200 वोटर जोड़ना है, पहले काटो अब जोड़ो। और दूसरी तरफ विपक्ष भी कह रहा है कि हमारे वोटर काट दिए गए। अभी अखिलेश यादव के पहले एक ट्वीट को देख लेते हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए उस ट्वीट को। अखिलेश यादव ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, और कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने की थी, चलिए अगर संभव हो तो कल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही देख लेते हैं जिसमें वो 200 वोटरों की बात भी कर रहे हैं। जरा मैं अपनी टीम को कहूंगा कि अखिलेश यादव ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही थी, एक बार रिपीट करते हैं। कल इसको हम सुना चुके हैं, चूंकि न्यूज पॉइंट में जो हमारे साथी जुड़ते हैं, शाम को 7 बजे मेरा शो न्यूज पॉइंट, उसमें जो साथी जुड़े होंगे सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन आज इसके बाद कल की बातों को रखते हुए आज फिर उन्होंने, अखिलेश यादव ने एसआईआर पर जो ट्वीट किया है उसको भी लेके आएंगे। पहले सुनिए कल कहा क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों से। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में यह बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे,
अलग अलग जिलों में अधिकारियों को भेजकर यहां पर बूथ पे अपने हिसाब से वोटर्स को जोड़ने की जो गतिविधियां चल रही हैं, जो बात जिसका जिक्र यहां कर रहे थे अखिलेश यादव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से जो वोट चोरी की बात आती है वो बात यहां दिखाई देती है अविनाश। और कहीं ना कहीं ये दिखता है कि तैयारी कर रही है सरकार अगले साल के चुनाव की, 2027 के चुनाव की, लेकिन उन तैयारियों में वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर, और इसको भले धीरे धीरे ही सही, जिस बात को राहुल गांधी ऑलरेडी रख चुके हैं लोगों के सामने, जनता के सामने कुछ एक्सपोज कर चुके हैं, 2-3 इंसिडेंट को सामने ला चुके हैं, जिसमें हरियाणा का चुनाव है, जिसमें महाराष्ट्र का चुनाव है, जिसमें उसके बाद बिहार के चुनाव पर अभी उन्होंने कुछ लिखित तौर पर, घोषित तौर पर कुछ नहीं सामने रखा है, लेकिन कर्नाटक का जो लोकसभा का चुनाव था महादेवपुरा का, वहां की भी रिपोर्ट वो दे चुके हैं। तो अलग अलग जगहों की रिपोर्ट्स को आप देखिए, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा अभी आगे और बढ़ने वाला है। और इन सब के बीच अखिलेश यादव की ये बात, जरा उनके ट्वीट को भी ले आइए, अभी जो ट्वीट उन्होंने किया है उस ट्वीट को भी देख लेते हैं और फिर चर्चा आपके पास आता हूं अविनाश, और समझेंगे कि आखिर अखिलेश यादव यहां से कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश SIR और वोट लूट का समीकरण, इस समीकरण को बता रहे हैं यहां पर अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट लूट का समीकरण, जिसमें पॉइंट वाइज रख रहे हैं बात अपनी कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोटर लिस्ट का SIR कराया, वोटर लिस्ट का SIR करवाया, और उसी समय राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का SIR कराया। दोनों SIR हर जगह समान BLOs ने ही किया। आश्चर्यजनक यह है कि विधानसभा SIR के बाद पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 2,89,00,000 कम हो गई, और यह कम होकर 12,56,00,000 ही रह गई। वहीं पंचायत SIR के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़कर, देखिए 40 लाख बढ़कर 12,69,00,000 हो गई। सीधा सवाल चुनाव आयोग से, बताइए कि दोनों में कौन सा SIR सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। बीजेपी के दबाव में आप वोट लूट का इक्वेशन इक्वल करना भूल गए और आपकी पोल पूरी तरह से खुल गई। यानी पंचायत में SIR करवाते हैं तो 12,69,00,000 वोटर होते हैं, और जब आप पूरे प्रदेश में विधानसभा वाइज आप करवाते हैं तो वोटरों की संख्या 12,55,00,000 हो जाती है। आखिर गेम क्या चल रहा है, यह बात यहां अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप ये देखिएगा, जो विधानसभा वाइज SIR हो रहा है वो पूरे प्रदेश का हो रहा है, लेकिन दूसरा जो राज्य ने कराया है SIR वो सिर्फ पंचायत स्तर पर हुआ है, इसमें शहरी क्षेत्र शामिल नहीं है। अब आप अगर शहरी क्षेत्र के वोटरों को और जोड़ दें तो ये तकरीबन 3.5-4 करोड़ वोट और हो जाएंगे। तो ये संख्या 13-14 लाख की नहीं है, बल्कि ये 14 करोड़ की नहीं है। नहीं, जो भी पंचायत चुनाव का जो दिखाई दे रहा है अंतर, अगर उसमें शहरी क्षेत्र और जोड़ दिया जाए तो ये अंतर 4 करोड़ वोटों से भी ज्यादा का हो जाएगा। तो आप बताइए कि SIR कौन सा सही है? जो योगी आदित्यनाथ की सरकार SIR करवा रही है उनका SIR सही है कि नरेंद्र मोदी का SIR सही है? तो भाई जो योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं वो क्या अपने लिए करा रहे हैं कि भाई विधानसभा चुनाव में इसे SIR से करवा लेंगे, अपनी सीट जीत लेंगे, और जब केंद्र का नंबर आएगा तो जो पिछली बार हुआ है लोकसभा चुनाव में, उससे भी हम और भी बेहतर चुनाव परिणाम दे देंगे। तो ये सबसे पहली बात तो यही है कि भाई SIR कौन का सही है, जब दोनों ही BLO सेम है। भाई ये जो मजेदार है कि दोनों BLO सही है, सेम है, एक ही BLO है दोनों जगह, और BLO अगर सेम है तो उसके बाद SIR किसका सही है? बहुत बड़ा घोटाला है ये, बहुत बड़ा घोटाला ये कह सकते हैं, क्योंकि जब आप पंचायत लेवल का SIR करवा रहे हैं, यानी ग्रामीण लेवल के, ग्रामीण स्तर के विलेजेस में जाके, गांव में जाके आप SIR कर रहे हैं, जिसे वहां पंचायत लेवल पे करवाया गया वही BLO करते हैं, तो वो उनको 12,69,00,000 मतदाता सिर्फ और सिर्फ पंचायत में मिलते हैं। पूरे प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो नहीं सुन पाए हो ध्यान दीजिए जरा, यह बहुत बड़ा घोटाला सामने है जिसका जिक्र यहां अखिलेश यादव कर रहे हैं। बड़ा घोटाला यह है कि अगर आप पंचायत लेवल का SIR करवा रहे हैं तो आपको 12,69,00,000, 12 करोड़ एंड 69 लाख मतदाता मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ पंचायत लेवल के, और उसी समय वही BLO
अगर राज्य स्तर की का एसआईआर करते हैं तो उस एसआईआर में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 55 लाख ही मिलती है। उसमें भी लगभग 30 लाख का 20 लाख का अंतर हो जाता है। 20 लाख का अंतर यानी 20 लाख कम ज्यादा होते हैं पंचायत में और 20 लाख कम हो जाते हैं पूरे प्रदेश में। तो क्या शहरी मतदाता कहीं और चले गए? क्या शहरी मतदाता बिहार और पश्चिम बंगाल चले गए, जहां बिहार में आपने चुनाव करवा दिया और पश्चिम बंगाल में आप चुनाव करवाने वाले हैं? क्या यहां चले गए? यह बड़ा सवाल है। एक बार फिर से यहां पर लाइए जरा स्क्रीन पर अखिलेश यादव के उस ट्वीट को, जिस ट्वीट में इन्होंने, देखिए अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश एसआईआर और वोट लूट का समीकरण बता रहे हैं। इक्वेशन ऑफ एसआईआर, यूपी एसआईआर और वोट लूट जो कर रहे हैं वोट का। यहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। उसी समय राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। दोनों एसआईआर हर जगह समान बीएलओज ने ही किया। आश्चर्यजनक यह है कि विधानसभा एसआईआर के बाद पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 89 लाख कम होके 12 करोड़ 56 लाख ही रह गई। यहां पे साफ साफ कह रहे हैं कि 2 करोड़ 89 लाख प्रदेश भर के विधानसभा वाइज आपने जो किया उसमें 12 करोड़ 56 लाख ही मतदाता रह गए। लेकिन वहीं पंचायत एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़ जाती है और 40 लाख बढ़ के, जी हां 40 लाख बढ़ के 12 करोड़ 69 लाख हो गई। सीधा सवाल है कि चुनाव आयोग से बताइए कि दोनों में कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। बीजेपी के दबाव में आप वोट लूट के इक्वेशन इक्वल करना भूल गए और आपकी पोल पूरी तरह खुल गई। यह बात यहां कह रहे हैं। यानी साफ साफ 40 लाख मतदाता ग्रामीण स्तर पे बढ़ जाते हैं और शहर में 2 करोड़ 89 लाख मतदाता घट जाते हैं। नहीं, दूसरा बात इसमें एक चीज़ और इसमें आप जोड़ सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव की जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है उसकी फाइनल वोटर लिस्ट है ये, जबकि जो केंद्रीय चुनाव आयोग करवा रहा है उसके अभी फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि 1 करोड़ 5 लाख ऐसे वोटर हैं जिनको चुनाव आयोग संदेह की नज़र में रखे हुए है, उनको नोटिस जारी कर रहा है। यानी अभी ये संख्या और कम होनी है केंद्रीय चुनाव आयोग की जो एसआईआर हो रही है। तो जो अंतर आपको अभी सिर्फ पंचायत चुनाव में, मतलब पंचायत चुनाव की जो वोटर लिस्ट है वो अभी ही करीब 15-16 हज़ार वोट अभी आगे चल रही है, वो बढ़कर 50 लाख वोट आगे चली जाएगी। और जो दूसरी बात, जैसे पहले ही बोला है, इसमें शहरी क्षेत्र का वोटर केंद्रीय चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उसमें तो शामिल है, लेकिन राज्य की वोटिंग लिस्ट में शहरी वोटर शामिल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसी के चलते जिस तरीके से बीजेपी की कोशिश हो रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से या केंद्र जो बीजेपी हाईकमान है उसका कहना है कि हर बूथ पर कम से कम 200 वोटर और जोड़े जाएं। यूपी में कुल 1,77,000 बूथ हैं और अगर 200 वोटर जोड़े जाते हैं तो यह संख्या 3 करोड़ 54 लाख हो जाती है। यानी कि जो शहरी क्षेत्र का जो आंकड़ा है, जिसको अभी जो अंतर दिखाई दे रहा है लगभग 3.5-4 करोड़ का, उतने वोट जोड़ने की तैयारी हो रही है। लेकिन ये 3.5 करोड़ जो वोट जोड़े जाएंगे खाली शहर में नहीं जोड़े जाएंगे, ये गांव में भी जोड़े जाएंगे। हाँ, क्योंकि हर बूथ पर जोड़ने की बात हो रही है। तो जहाँ जहाँ, क्योंकि जो यूपी है वो ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है, शहरी क्षेत्र छोटा है, तो गाँव में ज़्यादा वोट जोड़ा जाएगा। और कोशिश यही हो रही है कि ये वोट एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में कुछ वोट जोड़े जा सकते हैं और उसके बाद एसआईआर जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्योंकि चुनाव 2027 में होना है और 2027 के चुनाव से पहले एक बार वोटिंग लिस्ट दोबारा से फिर तैयार होगी। तो विपक्ष को उस समय इस चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी कि भाई जो नई वोटिंग लिस्ट बनेगी जिसमें 3.5 लाख जो करोड़ वोट हैं उनको बढ़ाया जाना है, तो ये कौन से वोट हैं? भाई 18 या 19 साल के जो वोटर हैं ये वो वोटर जुड़ रहे हैं कि 40 साल 45 साल के जो वोटर हैं उनके नाम इस वोटिंग लिस्ट में नए सिरे से डाले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल जनवरी में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस समय भी उन्होंने बोला था, फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि भाई बीजेपी के पास करीब 40-50 लाख ऐसे वोटर हैं जो हर प्रदेश में वोट डालते हैं। तो अब तक तो राहुल गांधी 40-50 लाख वोटों की बात कर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि भाई 40-50 लाख नहीं है, आप अपनी जानकारी को जरा अपडेट कर लीजिएगा। हमारे पास ऐसे करीब 3.5 करोड़ वोटर हैं जो कहीं पर भी वोट डाल देते हैं। और अब क्योंकि यूपी में 2027 का चुनाव बीजेपी को जीतना है, तो अब वो वोटर यूपी में आ रहे हैं। और आप वैसे भी देख लीजिए 2022 में बीजेपी को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिला था, तो क्या उसमें से 3.5 करोड़ वोट यही वाला वोट था? अगर यही वोट था तो जैसा अखिलेश यादव भी कई बार बोल चुके हैं कि भाई बीजेपी का हर बूथ पर कम से कम 60-65 हज़ार वोट
कम मिलने वाला था उनको, उन्होंने हर बूथ पर, हर विधानसभा सीट पर कम से कम 60-65 हज़ार वोटों की हेरा फेरी की। नहीं तो बीजेपी को डबल डिजिट में पहुंचना भी मुश्किल हो जाता, और ना ही लोकसभा चुनाव में उनको, क्योंकि वोटिंग लिस्ट तो सेम ही वही थी, जिस वोटिंग लिस्ट से विधानसभा चुनाव हुआ है उसी से लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो बीजेपी के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव की एक दिक्कत ये हो जाती है कि आपका जो मतदाता है वो हर जगह जाकर वोट नहीं डाल पाता है, क्योंकि चुनाव पूरे देश में हो रहे होते हैं। अब जो आपका वोटर बिहार में भी है और यूपी में भी है, तो वो बिहार में ही वोट डाल पाएगा, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मालूम पड़ा कि उसी दिन बिहार में वोटिंग फंस गई और उसी दिन उसकी यूपी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग फंस गई। लेकिन विधानसभा चुनाव जब आता है तो फिर यूपी का जब विधानसभा चुनाव होता है तो फिर बिहार का चुनाव नहीं होता है, ना ही मध्य प्रदेश का होता है, ना राजस्थान का होता है। तो उस समय तमाम जिस तरीके के 3.5 करोड़ वोटर हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि उस समय यूपी का जब चुनाव होगा तो किन किन राज्यों के चुनाव यूपी के साथ होंगे। तो भाई उन राज्यों के मतदाताओं को यूपी में नहीं लाना है, उन्हीं राज्यों के मतदाताओं को शामिल करना है जहां पर यूपी के साथ चुनाव नहीं होंगे। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि 3.5 करोड़ वोटर अगर कहीं और से लाकर यूपी में डाले जा रहे हैं, क्योंकि जबकि ये कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा होगा तो 20 या 30 ऐसे जेन्युइन मतदाता होंगे जिनका नाम छूट गया हो और बाद में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन बाकी का जो करीब 150-200 वोट है, मतलब टारगेटेड, यहां पे साफ साफ है कि टारगेटेड, यानी 200 वोटर, अगर हर ये टारगेट दे दिया जाए कि हर बूथ पे 200 वोटर बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये 200 वोटर आएंगे कहां? और आपने 200 वोटर कैसे काट दिए? और आप टारगेट दे रहे हैं, ये कोई बाजार थोड़ी है कि चलो जी इतना नहीं इतना खरीदना है, 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन खरीदने हैं। यहां आप तो वही कर रहे हैं, बाजार में नहीं है, आप यहां मतदाताओं की बात कर रहे हैं। आपने साफ साफ बताया कि यहां पर इतने मतदाता, इतने लाख मतदाता इस दुनिया में नहीं रहे, इतने लाख मतदाता अब यहां से ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए, इतने लाख मतदाताओं के पास डबल मतदाता कार्ड थे इसलिए उसको हमने सिंगल कर लिया। ये सारी चीजें आप कह रहे हैं, यानी यहां से शिफ्ट हो गए, यहां से ट्रांसफर हो गए, या वो कहीं और चले गए।